चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा संबंधित था, जिसमें हमने बताया था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिपथ होता है तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद हो, परिपथ पूरा हो, तो उसमें धारा बहने लगती है और इस प्रकार की धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिपथ है, उससे गुजरने वाला कोई चुंबकीय फ्लक्स है और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह हमने कल देख लिया था। आज हम इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम को देखेंगे, क्योंकि फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी। तो उन्होंने इस संदर्भ में अपना नियम भी दिया था, जिसको हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन्होंने ये तो बताया था कि यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होगा तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अपने नियम में इन्होंने ये बताया कि अगर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो उस विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, इस संदर्भ में इन्होंने अपना नियम दिया। तो उन्होंने बताया कि समय के सापेक्ष किसी परिपथ के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो दर होता है, उसी दर के बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई बंद परिपथ लेते हैं तो उस परिपथ के तल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, उसमें समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के समय दर को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर लेंगे। तो फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी परिपथ के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में समय के सापेक्ष परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन
परिवर्तन का विरोध करता है। तो यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी में किसी परिपथ के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो जाए, तो डेल्टा फाई में डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फ्लक्स परिवर्तन का दर निकल के आता है। क्या लिखेंगे? यदि समय अंतराल डेल्टा टी में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन का दर जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन का दर होता है। और फैराडे ने बताया कि यही परिवर्तन का दर जो होता है इसी का मान प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? आता है फैराडे के नियमानुसार प्रेरित विद्युत भागबल जिसको यहां पर हम स्मॉल ई से लिखते हैं, E इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां एक चीज और होता है कि यहां पर इसके पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस चिन्ह इस बात का द्योतक है कि ये प्रेरित विद्युत भागबल इस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर का विरोध करता है। तो क्या लिखेंगे? यहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत भागबल ई बल ई फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी फैराडे के नियमानुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है उस प्रेरित विद्युत भागबल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ होता है। माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रेरित विद्युत भागबल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हुआ। अब इस नियम से एक चीज हमको देखने को मिलता है कि अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि प्रेरित विद्युत भागबल का मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, परिमाण क्या है। तो यह है कि फ्लक्स में परिवर्तन का जो समय दर होगा वही प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा। यानी यदि परिवर्तन का दर
अधिक होगा तो विद्युत वाहक बल अधिक प्रेरित होगा, और परिवर्तन का दर कम होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा। इसका आशय यह है कि यदि तीव्रता के साथ फ्लक्स में परिवर्तन हो, समय कम लगे और फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि E जो है, एक तो अनुक्रमानुपाती है फ्लक्स में परिवर्तन के डेल्टा फाई की, और दूसरा E अनुक्रमानुपाती है 1/डेल्टा टी की। यानी फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन कम समय में ज्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और अधिक होगा। यानी फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर का आशय है कि कम समय में यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा। इसके पहले वाले वीडियो क्लिप में बताया था कि यदि परिपथ और चुंबकीय द्विध्रुव के बीच सापेक्ष गति कराया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और सापेक्ष गति के कारण अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो जितना ही तेजी से सापेक्ष गति होगा फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही तेजी से होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस बात पर तो निर्भर करता है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो, लेकिन इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो। यानी फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन यदि धीमे धीमे होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा। ये हमारा लूप है और ये चुंबकीय द्विध्रुव है। इसको यदि हम नजदीक ले जाते हैं तो इस लूप से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती और हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। क्यों? क्योंकि फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ही या चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नजदीक ले जाने से फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन अब यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आज हमको पता चला कि E = डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यानी E का मान केवल फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कम समय में यदि परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। कम समय में फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब इसकी गति तेजी से हो, तो जितना ही तेज इसको हम गति कराएंगे उतना ही तीव्रता के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी लूप और चुंबकीय द्विध्रुव के बीच यदि सापेक्ष गति से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उस गति का दर अधिक होना चाहिए। यानी कम समय में ज्यादा गति करे, तेजी से गति करेगा तो ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जितना तेजी से ये गति करेगा उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण सापेक्ष गति या फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर पर निर्भर करता है। यानी कम समय में ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होता है, और कम फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होता है। ये हो गया। अब फ्लक्स में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? ये फ्लक्स में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? तो फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं? फाई बराबर B × A × cos थीटा। ये हम सिंस फाई पर लिखते हैं। तो ये फाई किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? फाई निर्भर करता है B पर, निर्भर करता है A पर और निर्भर करता है थीटा। अगर B को हम बदल दें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित परिपथ के तल के क्षेत्रफल को बदल दें तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि क्षेत्रफल से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में यदि परिवर्तन कर दें तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि उस स्थिति में भी फाई का मान परिवर्तित होगा। यानी फाई का मान हम परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करके दूसरा लूप या कुंडली के तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, और तीसरा तल से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर एवं बी की दिशा में परिवर्तन करके। तो तीन तरह से हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में ही परिवर्तन कर दे, बी में परिवर्तन कर दे, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, लूप या कुंडली के तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दे, ए में परिवर्तन कर दे तो भी फाइव परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा, लूप से संबंधित जो क्षेत्रफल वेक्टर है जिसकी दिशा लूप के तल के लंबवत होती है, तो लूप से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में जो एंगल है उस एंगल में परिवर्तन करके भी हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और जिन विधियों से हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं उन विधियों से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें जो है हम कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन कर सकते हैं। एक, हम चुंबकीय क्षेत्र बी लेते हैं जिसकी दिशा ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस तरह से है, और इसमें एक तल इस तरह से इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस तरह से रखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये एक तल है, लूप का तल है, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा इस तरह से गुजरती है। अगर इस तल को हम थोड़ा सा बाहर निकाल दें, यानी अब इतना तल चुंबकीय क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 है, और यदि यहां पर तल हो तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 6 हो गई। इसका मतलब यह है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में लूप के तल का क्षेत्रफल कम कर दें इस तरह से, तो गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, और ज्यादा कर दें, पूरा कर दें तो गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन हम लूप के तल के क्षेत्रफल को कम ज्यादा करके कर सकते हैं। और दूसरा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर दें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कम करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मानते हैं अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस तरह से हो गई। तो अब यही तक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इससे अब केवल 3 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब यह हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में अगर हम कमी कर देते हैं तो फ्लक्स रेखा फाई की संख्या में भी कमी हो जाती है, और अभी अभी आपने देखा कि ए में कमी कर दिया तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या में भी कमी हो गई। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में कमी करके फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी कर सकते हैं, या बी में वृद्धि करके फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि कर सकते हैं। ए में कमी करके फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी कर सकते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स में कमी कर सकते हैं। ए का मान बढ़ा करके चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा, यदि हम इस तल को इस तरह से रखते हैं, यानी इस तल से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर इस तल के लंबवत आगे की ओर होगा और बी की दिशा भी आगे की ओर है, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम गुजरेगी,
लेकिन यदि हम क्षेत्रफल वेक्टर को इस तरह से कर दें या कुंडली को इस तरह से करें कि क्षेत्रफल वेक्टर 90 डिग्री पर हो जाए, ये क्षेत्रफल वेक्टर इधर की तरफ है और चुंबकीय बल रेखाएं आगे की तरफ या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी जितना है ए जितना है उसमें cos 90 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक स्थिति में जब थीटा का मान फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू cos 0, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक ही थी, तो फाई का मान बी ए था, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो गई तो फाई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो तीन तरह से बी के मान में परिवर्तन करके, ए के मान में परिवर्तन करके और थीटा के मान में परिवर्तन करके हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं और उससे प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो सकता है। आगे हम जैसे फैराडे ने बताया था कि फ्लक्स में परिवर्तन का दर जो होता है वो परिमाण में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन दिशा में उस फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो फैराडे के अनुसार हम लिखे थे E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये लिखे थे। अब इसी में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इसमें एक से ज्यादा कुंडली है, 1 2 3 इस तरह से 3 लूप हो, तो प्रत्येक लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई होगा, क्योंकि इस प्रत्येक लूप का क्षेत्रफल, लूप के तल का क्षेत्रफल एक बराबर है और हर जगह चुंबकीय बल रेखाएं एक समान है। तो एक समान चुंबकीय बल रेखाओं में यदि कोई ऐसी कुंडली रखी हो जिसमें एक से ज्यादा लूप हो, कुंडली है तो एक से ज्यादा लूप होंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई होगा, और यदि यन लूप हो, उसमें कुंडली में यन लूप हो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, n इंटू फाई हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन बराबर n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और एक लूप में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो कितने लूप है, n लूप है, तो पूरा फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ऐसी स्थिति में E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि n लूपों से बनी हुई कुंडली हो तो प्रत्येक लूप में फ्लक्स में परिवर्तन का दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा, और संपूर्ण लूप में फ्लक्स में परिवर्तन का दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू एन होगा। और ऐसी स्थिति में ये संपूर्ण फ्लक्स में परिवर्तन का दर है, संपूर्ण फ्लक्स में परिवर्तन का दर है, फ्लक्स में परिवर्तन का दर है। तो ऐसी स्थिति में E का मान क्या हो जाएगा, पूरे के बराबर हो जाएगा माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फार्मूला बन के आता है तब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में n लूपों वाली कुंडली होती है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण फ्लक्स परिवर्तन n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता, और यही संपूर्ण फ्लक्स परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एक लूप के लिए और n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी n लूप के लिए या n लूप से संबंधित कुंडली के लिए। अब अगर एक लूप हो और एक लूप हो और उसका प्रतिरोध R हो, या कह या पूरी कुंडली जो n लूपों की है, यदि पूरी कुंडली n लूपों की है और उस पूरी कुंडली का प्रतिरोध R है, पूरी कुंडली n लूपों की है और उस कुंडली का प्रतिरोध R है, तो ऐसी स्थिति में
प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू लिखते हैं एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये तो ई है। ई एक तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या कह लें कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर है। तो ऐसी स्थिति में यदि धारा का मान निकालना हो, धारा आई इक्वल टू लिखते हैं एन डेल्टा फाई, या आई इक्वल टू ई अपॉन आर लिख के ले आते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध है। ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसको विभवांतर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है? आई इक्वल टू ई का मान लिखते हैं माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर, या क्या हो जाता है? आई इक्वल टू माइनस एन बाई आर इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा आई का मान होता है। तो ये प्रेरित धारा हो गई और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। अब इसी स्थिति में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किसी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, किसी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में किसी क्षण के लिए डेल्टा टी का मान, यदि आपसे पूछ दिया जाए किसी क्षण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो E इक्वल टू लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। इसको आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि यदि किसी क्षण की बात होती है तो डेल्टा टी टेंड टू जीरो कर लेते हैं और लिखते हैं माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो हो जाता है तो ऐसी स्थिति में E इक्वल टू लिखते हैं एन डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला तब होता है जब किसी क्षण फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना होता है। तो E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी तब होगा जब किसी क्षण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना होगा। ये तो हो गया हमारा धारा I इक्वल टू E अपॉन आर इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये I का मान हो गया। और कहा जाए कि यदि डेल्टा टी समय अंतराल में उस प्रेरित धारा के कारण कितना आवेश स्थानांतरित होगा, तो आवेश का मान अगर आपसे पूछा गया तो आवेश Q इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? I इंटू डेल्टा टी। यानी उस समय अंतराल में कितना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हुआ, तो आप लिख देते हैं I इंटू डेल्टा टी। Q बराबर आई टी जानते हैं आप, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू डेल्टा टी। अब I का मान क्या हो गया आपके पास? माइनस एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से कट गया, क्या बचता है? माइनस एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई। ये क्या हो गया? डेल्टा क्यू का मान हो गया। ये आप डेल्टा क्यू का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम फैराडे लॉ के हिसाब से, फैराडे लॉ के अनुसार देखें कि किसी लूप के तल से या किसी परिपथ के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो दर होता है वही क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन के विरुद्ध होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। और यहीं पर हमने देखा कि यदि n चक्र की कुंडली हो तो उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा। और यहीं पर हमने देखा कि किसी क्षण यदि हम लूप या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना चाहे तो वो E इक्वल टू हो जाता है माइनस एन तो रहता है लेकिन डी फाई अपॉन डी टी हो जाता है। किसी इंस्टेंटेनियस के लिए, किसी क्षण के लिए अगर निकालना होता है तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी डी टी आप फाई कर लेते हैं। और अगर धारा की बात करें तो I इक्वल टू लिखते हैं माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और इसी धारा को इंस्टेंटेनियस धारा अगर पूछे तो वही लिखते हैं माइनस एन अपॉन आर इंटू डी फाई अपॉन डी टी। तो इस I को आप लिख सकते हैं I इंस्टेंटेनियस, I इंस्टेंटेनियस, और इसको लिख सकते हैं E इंस्टेंटेनियस। यानी किसी क्षण पर
अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाले तो ये फार्मूला, और वैसे किसी अंतराल में विद्युत वाहक बल का मान निकाले तो ये फार्मूला, और किसी अंतराल में धारा का मान ये हो गया, और किसी समय तत्काल धारा का मान क्या हो गया। इसको आप एवरेज कह सकते हैं।